आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित प्रोफेसर शोंकू सीरीज़ की अगली कहानी शोंकू एंड द यूएफओ। तो शुरू करते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। पिछले 25 वर्षों में यूएफओ ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। कई साइंटिस्ट इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। हज़ारों तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें से 90% तस्वीरों के अनुसार यूएफओ उल्टे हुए सॉसर यानी तस्तरी जैसा है। इसीलिए उसे फ्लाइंग सॉसर भी कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर शोंकू कहते हैं ज़रूरी नहीं कि ये जो उड़न तस्तरियाँ हैं ये सिर्फ गोल ही हों, क्योंकि उन्होंने एक बार इजिप्ट में पिरामिड की शेप का यूएफओ भी देखा था, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट था जिसकी संरचना बहुत जटिल थी। एक यूएफओ स्वीडन में भी देखा गया है 2 सितंबर को। लगभग 10 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं प्रोफेसर शोंकू, जब 10 साल पहले उन्होंने एक टेक्निक इवॉल्व की थी कि वो रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते थे। रेडियो सिग्नल से भेजते थे और उधर से जो हम लोग का ब्रह्मांड है उधर से जवाब भी आता था। उन्हें काफ़ी सफलता भी मिल गई थी इसमें, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया। इस कहानी में हमें मालूम पड़ेगा कि प्रोफेसर शोंकू ने फिर ये जो रिसर्च थी अपनी ये बंद कर दी। तो हम बात करेंगे उस समय की पहले जब प्रोफेसर शोंकू ये रिसर्च करते थे और उन्हें इनवाइट किया गया था एक बहुत बड़े सेमिनार में, जहाँ पर इन्होंने अपने ये पेपर सबमिट किए थे, लेक्चर दिया था कि कैसे रेडियो सिग्नल से भेजते हैं। और इनकी बहुत तारीफ़ हुई वहाँ पर कि गिरिडीह जैसी छोटी सी जगह से आने वाला एक छोटा सा साइंटिस्ट कितनी बड़ी उपलब्धि उसने हासिल की है। लेकिन ये उपलब्धि किसी किसी की आंखों में किरकिरी भी बन गई थी। जब ये कहानी सुनाई जा रही है उसके 10 वर्ष पहले की बात है, जिस समय प्रोफेसर शोंकू ने वो पेपर सबमिट किए थे और जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सब कुछ बताया था। फिर इन लोग को एक प्लेजर ट्रिप के लिए वहीं जिनेवा लेक में एक नाव से घूमने के लिए ले गए थे। वहाँ पर एक आदमी आके इनसे मिलता है, लंबा पतला काले काले बाल होते हैं उसके, और वो एक फिजिसिस्ट था। उसका नाम था डॉक्टर रोडोल्फो कार्बोनी। वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था जब वो प्रोफेसर शोंकू से मिला। दरअसल वो भी एकदम ठीक इसी प्रक्रिया पे काम कर रहा था जिस पे प्रोफेसर शोंकू कर रहे थे। वो भी रेडियो सिग्नल्स भेजता था और कोई ख़ास तरह के एलियन से संपर्क करने की कोशिश करता था, और शायद उसने संपर्क स्थापित भी कर लिया था। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर शोंकू ने पहले ही अपने पेपर सबमिट कर दिए, पहले ही लेक्चर दे दिया, तो ये थोड़ा उखड़ गया। रोडोल्फो जो था इसने सोचा कि अगर अब मैं भी यही सब बोलूँगा तो सब सोचेंगे कि मैंने जो है प्लेगरिज्म किया है और इनकी नकल करके ऐसा बोला है। जब ये बात बताता है प्रोफेसर शोंकू को तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है कि कई साइंटिस्ट इसी पद्धति पे काम कर रहे हैं, उसे ज़रूर बताना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वो थोड़ा नाराज़ था प्रोफेसर शोंकू से। वह हाथ मिलाता है और गुड बाय कह के चला जाता है। प्रोफेसर शोंकू को अच्छा नहीं लगता जिस तरह से ये जो रोडोल्फो कार्बोनी इनसे मिलते हैं। प्रोफेसर कार्बोनी के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कार्बोनी दरअसल पहले एक आर्किटेक्ट था और उसने एक बहुत बड़े स्टेडियम का डिज़ाइन तैयार किया था जो सिफारिश पर पास हो गया था। अब जब यह डिज़ाइन आधा बन चुका था तब इसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट था जिससे पूरा स्टेडियम चिटकने लगा, उसमें क्रैक्स बनने लगे। तब इनका कार्बोनी का डिज़ाइन खारिज कर दिया गया और इनकी बहुत किरकिरी भी हुई थी, इनका नाम बहुत ख़राब हो गया था। फिर अचानक 8 वर्षों के लिए इनका कोई भी नाम और निशान नहीं था, ये कहाँ गए। और जब ये वापस आए तो मालूम पड़ा कि अब ये एक फिजिसिस्ट बन चुके हैं और ये इस तरह से एलियंस के बारे में भी ये जाँच पड़ताल कर रहे हैं। प्रोफेसर शोंकू चाहते हैं कि कार्बोनी भी अपने पेपर सबमिट करे। वो जो उनको कई चिट्ठियां भी लिखते हैं कि उन्हें क्या उपलब्धि मिली, क्या वो एलियन से संपर्क में आ पाए जो वो बात कर रहे थे। लेकिन कार्बोनी कुछ अलग मिजाज का आदमी था। कभी भी प्रोफेसर शोंकू की किसी भी चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर किसी को पता भी नहीं चला कि कार्बोनी कर क्या रहे हैं। इसी तरह से 10 वर्ष का लंबा समय बीत जाता है और एक दिन प्रोफेसर शोंकू के घर में नकुर बाबू उनसे मिलने आते हैं। नकुर बाबू कौन है, इसके लिए एक मैंने और पहले कहानी बताई है, नकुर बाबू एंड एल डोराडो, वो आप सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। नकुर बाबू के पास असल में बहुत सारे स्पेशल पार्ट्स हैं। वो दिमाग से
कुछ अलग तरह का सोच सकते हैं, आपको अलग तरह का दृश्य दिखा सकते हैं, आपका भविष्य बता सकते हैं, भूतकाल बता सकते हैं। और कभी-कभी वो कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं जो फ्यूचर में घटित होने वाले हों या फिर भूतकाल में घटित हो चुके हों। अगर वो कोई सामान पहले देख चुके हैं तो उसका प्रतिबिंब भी आपको दिखा सकते हैं। इस तरह की प्रतिभा के धनी हैं नकुल बाबू और ये एक अजूबा ही हैं। प्रोफेसर शोंकू जो हैं वो इनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। हालाँकि नकुल बाबू बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के आदमी हैं। ये आते हैं इनके पास मिलने के लिए प्रोफेसर शोंकू से, तो कुछ परेशान हैं। इन्होंने सपने में या कुछ इनको जो ऐसे सीन्स दिखाई देते हैं उसमें कुछ ऐसा देख लिया है जिससे इन्हें लगता है कि प्रोफेसर शोंकू पे कोई खतरा आने वाला है। वो कहते हैं कि आप ज़रा संभल के इधर रहिएगा, मैंने ऐसा कुछ देखा है कि आपको खतरा है। ये बताते हैं नकुल बाबू कि आजकल ये बहुत सारी प्राचीन भारत के इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं और जो फ़ोटोग्राफ्स बनी रहती हैं उसको ये रियल रूप में भी 3D में जैसे इमेजिन कर लेते हैं कि किस तरह से वो काम हो रहा होगा, किस तरह से राजा राज्य करते होंगे, इस तरह से। तो वो कहते हैं कि एक इन्होंने घड़ी देखी है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये घड़ी किस ज़माने की है। तो प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि आप मुझे इसका प्रतिबिंब दिखाइए। नकुल बाबू अपने दिमाग पे जोर डालते हैं तो सामने एक पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर उस घड़ी का प्रतिबिंब प्रोफेसर शोंकू को दिखने लगता है। प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि अरे ये तो एक वाटर क्लॉक है जो 11वीं शताब्दी में चाइना में बना करती थी। नकुल बाबू इनसे हमेशा ही इम्प्रेस्ड रहते हैं कि प्रोफेसर शोंकू का बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उन्हें वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बताते हैं। प्रोफेसर शोंकू नकुल बाबू को उस यूएफओ को फ़ोटो दिखाते हैं जो पेपर्स पे छपा करती थी और पूछते हैं क्या कभी तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य आए हैं जिसमें यूएफओ दिखा हो। नकुल बाबू बहुत ध्यान से उस यूएफओ को देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ, कुछ दिन पहले जब वो आंगन में बैठे थे तो अचानक से उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया कि पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एक रेगिस्तान है, बहुत बड़ा सा रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में ये उल्टे कटोरे जैसा यूएफओ खड़ा हुआ है और बहुत सारी रेत उड़ रही है। इतना ही उन्हें दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब कि शायद कहीं पर यूएफओ सचमुच में लैंड किया होगा रेगिस्तान में, लेकिन कहाँ पर ये लोग ये बात समझ नहीं पाते। नकुल बाबू उनसे कहते हैं कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े उनको तो सिर्फ एक चिट्ठी लिख दें और वो तुरंत उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। प्रोफेसर शोंकू नकुल बाबू से कहते हैं कि जब ये कोई चीज़ इमेजिन करते हैं नकुल बाबू तो इनके दिमाग पर बहुत ज़ोर पड़ता है, इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खानी चाहिए जो उनके दिमाग को ताकत दे। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो ब्राह्मी करके जो एक है जड़ी बूटी वो खाते हैं जिससे उनके दिमाग को शक्ति मिलती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अखबार में एक बड़ी ख़राब खबर छपती है। ग्रीक सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत हज़ारों साल पुरानी, पार्थेनॉन करके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत थी, जैसे 7 अजूबे होते हैं उसी तरह की। ये एक्रोपोलिस नाम के एक पहाड़ पे बनी थी और ये डेडिकेटेड थी एथेना नाम की गॉडेस को। एथेना जो कि लव की गॉडेस होती हैं ग्रीक में। अब अचानक से मालूम पड़ा कि ये जो पूरी मंदिर जो काफ़ी बड़ी थी ये चकनाचूर हो गई रातों रात अचानक से, और दूर दूर इलाके तक इसके जो मार्बल के टुकड़े थे लाखों टुकड़े बिखर गए। ये कोई आतंकवादी घटना है, किसने उड़ाई, और इतना पावरफुल बॉम्ब कौन सा होगा जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ा सके। बहुत बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन था जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वह अब ध्वस्त हो चुका है। प्रोफेसर शोंकू को यह खबर सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि कैसे कोई इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं तो उन्हें उनके जो दोस्त थे डॉक्टर क्रोल, जो पहले भी कहानियों में हम डॉक्टर क्रोल के बारे में सुन चुके हैं, वो उन्हें एक चिट्ठी लिखते हैं डॉक्टर शोंकू को और बताते हैं कि आजकल वो चाइना में रिसर्च कर रहे हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में, जो कि कहते हैं कि एक रेगिस्तान के नीचे दफन हो गई थी। फिर वो कह रहे कि जब वो रेगिस्तान में उसके अध्ययन कर रहे थे साइंटिस्ट के साथ, तो उन्हें उड़ता हुआ यूएफओ दिखाई दिया और एक नहीं 2 रात लगातार दिखाई दिया। वो चाहते हैं कि प्रोफेसर शोंकू चाइना आ जाएं और उनके साथ इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करें। और वो कहते हैं डॉक्टर क्रोल कि उनके एक और दोस्त जो हैं मिस्टर सॉन्डर्स, उन्हें भी हम कई कहानियों में इन लोग की तीकड़ी देख चुके हैं, वो भी आएंगे चाइना और ये सब मिलकर रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या माजरा है, उन्हें यो यूएफओ उस चाइना में उस रेगिस्तान में क्यों दिखता है। अब जब ये चिट्ठी पढ़ते हैं प्रोफेसर शोंकू तो उन्हें नकुल बाबू की कही हुई वो बात याद आ जाती है जो उन्होंने वो देखा था, एक दृश्य कि वो एक रेगिस्तान में उन्होंने एक यूएफओ को लैंड करते हुए देखा और हर तरफ रेत ही रेत उड़ने लगी। प्रोफेसर शोंकू नकुल बाबू को चिट्ठी लिखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो उन लोग के साथ चाइना चलें तो शायद बहुत हेल्प हो सकती है उनकी।
नकुर बाबू तो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तुरंत। वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर शोंकू की और बहुत अच्छी सी चिट्ठी लिखते हैं कि हाँ वो तुरंत आएंगे और जहाँ भी वो उनसे कहेंगे वो साथ साथ चलेंगे। अब इधर 3-4 दिन के अंतराल में फिर से बहुत बुरी 2 घटनाएं होती हैं। बहुत बड़ी दुनिया की 2 इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं रात में, उसी तरह जैसे एथेना गॉडेस की वो मंदिर ध्वस्त हुई थी। एक तो आईफिल टावर जो कि पेरिस में है, वो पूरा रातों रात ध्वस्त हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और दूसरा कंबोडिया में अंगोर वाट नाम की एक जगह है, वो भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था जो कि 7 वंडर्स में से पहले एक माना जाता था, वो भी पूरा ध्वस्त होकर ज़मीन में हो चुका है। साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि इसको उड़ाने के लिए किसी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कोई बहुत पावरफुल रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये रेडिएशन कहाँ से आई? क्या एलियंस धरती पे अटैक कर रहे थे? क्या जो यूएफओ दिखा था डॉक्टर क्रोल को, क्या वही अटैक करके ये सारी इमारतों को ध्वस्त कर रहा था? लेकिन अगर एलियंस सचमुच में अटैक कर रहे थे और हम एलियंस के बारे में कुछ खास नहीं जानते, तो हम उन्हें हराएंगे कैसे? प्रोफेसर शोंकू नकुर बाबू के संग चाइना के लिए चल तो देते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डर था, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जिस चीज़ के बारे में वो कुछ नहीं जानते, उस अदृश्य दुश्मन को वो कैसे हराएंगे। प्रोफेसर शोंकू, नकुर बाबू, डॉक्टर क्रोल और मिस्टर सॉन्डर्स ये सारे पहुंच जाते हैं। तकलामकन नाम का एक डेजर्ट है चाइना में, वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ डेजर्ट है। इस डेजर्ट में वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या पता करेंगे, सफल होंगे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। एक तरफ ये भी डर है कि कहीं ये किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे। नकुर बाबू को सफ़र के दौरान सर पर चोट लग जाती, जिससे उन्हें बैंडेज लगाना पड़ता है। और अब प्रोफेसर शोंकू को ये भी शक है कि क्या नकुर बाबू का दिमाग उस तरह से काम करेगा, वो जो स्पेशल पार्ट्स हैं वो उनके अंदर रह गई होंगी, क्योंकि चोट काफ़ी गहरी है, उसमें से खून भी बहा है। इसके लिए वो उनको खास दवाई भी देते हैं जिससे उनका जो चोट है, जो ब्रेन है, जल्दी हील हो जाए। ये लोग सारे बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर में और उड़ने लगते हैं टकलामकन, जो उनका गिरस्तान है चाइना में, उसके ऊपर से। उड़ते उड़ते हेलीकॉप्टर से इन्हें अचानक रेत में बड़े बड़े 4 गड्ढे दिखाई देते हैं। ऐसे गड्ढे जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो गहरी छाप छोड़ दे अपने। ये लोग वहीं पे लैंड कर जाते हैं और देखने लगते हैं उस गड्ढे को बहुत ध्यान से। शाम हो गई होती है, वहीं पे टेंट लगा के इन लोग सो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि रात में क्या फिर से यहाँ पे वो यूएफओ आएगा या फिर इनकी ये सारी खोज व्यर्थ हो जाएगी। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे बहुत कस के आसमान में लाइट चमकती है और बहुत तेज़ हमिंग की आवाज़ होती है, और हम की आवाज़ होते हुए बड़ा सा यूएफओ लैंड होता है। जैसे ही लैंड होता है, नकुर बाबू कहते हैं कि इस यूएफओ में एलियंस नहीं हैं। तो सब कहते हैं कि फिर यूएफओ कौन उड़ा रहा होगा और एलियंस कहाँ चले गए? तो नकुर बाबू बड़े आश्चर्यजनक रूप से कहते हैं कि एलियंस तो ज़मीन के अंदर हैं। सब एकदम आश्चर्यचकित होकर उनका चेहरा देखने लगते हैं, समझ नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं। इतनी ही देर में वो जो स्पेसशिप उतरा था उसका दरवाज़ा खुलता है और एक सीढ़ी नीचे उतर आती है। ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें स्पेसशिप के अंदर जाना चाहिए या फिर कहीं डेथ ट्रैप ना हो, ये लोग अंदर जाएं और मौत इनका इंतज़ार कर रही हो। प्रोफेसर शोंकू अपने साथ एनहीलियन गन लेकर गए थे। एनहीलियन गन इनका बनाया हुआ ऐसा आविष्कार है, अगर उससे किसी को शूट किया जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। सब कहते हैं कि तुम ये गन रख लो, अगर एलियंस अंदर कुछ अटैक करेंगे तो उनके ऊपर हम लोग ये गोली चला देंगे। साथ ही डॉक्टर क्रोल और सॉन्डर्स भी अपनी अपनी गन रख लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि पहले इन लोग को ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। हो सकता है ये एलियंस फ्रेंडली हो और वो जो अटैक्स हो रहे हैं बिल्डिंग पे वो एलियंस ना कर रहे हो, ये हमारी गलतफहमी हो। खैर, सब अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर एक गोलाकार कमरा होता है जिसमें बहुत तरह तरह के सब बटन्स लगे थे, लाइट जल रही थी और एक ट्रांसपेरेंट रोबोट था जो किनारे में खड़ा था। ये लोग समझ नहीं पाते कि अब इन लोग को क्या करना चाहिए। तब तक में एक आवाज़ आती है, किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी। कहता है कि सब चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी थीं, सारे बैठ जाते हैं। अब वो आवाज़ कहती कि अपने अपने जो हथियार हैं वहीं पे एक बोल रखा हुआ है, उसमें डाल दो। प्रोफेसर शोंकू जो तुरंत अपनी एनहीलियन गन निकाल के डाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर क्रोल और सॉन्डर्स नहीं डाल रहे थे। फिर आवाज़ आती है कि खेल मत करो, नहीं तो तुम्हारी जो जीवन है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा, तुरंत अपने हथियार निकालो। इन लोग अभी भी हथियार नहीं डालते। तब अचानक से जो हवा थी वहाँ की बहुत चोकिंग हो जाती है, लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने लगी, इनका दम घुटने लगता है सबका। तब सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बंदूकें निकाल के उस कटोरे में डाल देते हैं और तुरंत ही एटमॉस्फेयर वापस ठीक हो जाता है। साथ ही एक बगल का दरवाज़ा भी खुलता है। अब फिर से आवाज़ आती है कि सारे अंदर आ जाओ।
सब अंदर जाते हैं। वहाँ बड़ी सी एक स्क्रीन लगी थी और हज़ारों बटन लगे थे जिस पे कुछ कुछ लिखा हुआ था। अचानक से एक दरवाज़ा और खुलता है और वहाँ से वो इटालियन फिजिसिस्ट निकलता है, रुडोल्फो कार्बोनी, जो 10 साल पहले प्रोफेसर शोंकू को मिला था, जिसको ये बहुत खेद था कि जो पेपर्स उसने सबमिट कर दिए शोंकू ने पहले, वो तो उसकी खोज थी। वह हंसने लगता है उन्हें देखकर। प्रोफेसर शोंकू आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कार्बोनी आखिर ये सब कैसे कर रहा है और उसके पास स्पेसशिप कहाँ से आ गई है। वह कार्बोनी से पूछता है कि तुमने ये क्या स्पेसशिप खुद से बनाई है। वह हंसने लगता है। वह कहता है कि उसने रेडियो जो वेव्स भेजी थी, जो जिस तरह से उसने कम्युनिकेट किया था एलियंस को, तो एक ख़ास ग्रह के एलियन से उसका कम्युनिकेशन हो गया था और वो एलियंस धरती पर इससे मिलने भी आए थे। वो एलियंस बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर से वो लोग तालमेल नहीं बैठा पाए और बीमार पड़ गए। जानता था कार्बोनी कि उन्हें इन्फ्लुएंज़ा हुआ है। ये चाहता तो उन्हें एक इंजेक्शन देके ठीक भी कर सकता था, लेकिन वो उन एलियंस की हेल्प नहीं करता और 4 एलियंस थे, चारों बेचारे मर जाते हैं। वहीं रेत के नीचे ये इन चारों एलियंस को दफना देता है। इसीलिए नकुर बाबू ने कहा था कि एलियंस तो ज़मीन के अंदर चले गए हैं और ये पूरी स्पेसक्राफ्ट पे कब्जा कर लेता है। हालांकि जो ट्रांसपेरेंट रोबोट बाहर खड़ा है उसको अभी ये चलाना नहीं सीख पाया है। ये कहता है कि एक साइंटिस्ट के लिए इसकी संरचना समझना स्पेसक्राफ्ट की बहुत आसान है। सारे बटन्स पे हर कुछ लिखा हुआ है, कैसे ऊपर जाएगी स्पेसशिप, कैसे नीचे लैंड करेगी और कब ये वो पावरफुल रेडिएशंस निकालेगी जिससे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सेकंड्स में ध्वस्त कर देता था। फिर ये हंसता है ज़ोरों से और कहता है, आओ तुम लोग को मैं दिखाता हूँ मैं ये सब कैसे करता हूँ। समझ नहीं पाते कि ये लोग चारों की अब क्या करना चाहिए। इतनी ही देर में इन लोग को लगता है ऐसा कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ऊंचाई पकड़ रहा है और कानों में सनसनाहट जैसे प्लेन में बैठने पे होती है वैसे होने लगती। प्रोफेसर शोंकू को नकुर बाबू भी बहुत अनईजी फील करने लगते हैं। इन लोग देखते हैं कि जो पूरा रेगिस्तान था नीचे वो छोटा सा दिखने लगा। इन लोग इतनी हाइट पे जा चुके हैं और चांद बहुत बड़ा दिख रहा है। तभी ये उड़ता है और इटली शहर की तरफ चल देता है। ये लोग सोचते हैं कि आखिर इटली क्यों जा रहा है। रात के लगभग 12 बज चुके हैं। पूरा शहर चकमक चकमक कर रहा है और बड़ा सा एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग जो है इटली की बहुत मशहूर, वो खड़ी है वहीं पे। ये एक बटन दबाता है, बहुत तेज़ रेडिएशंस निकलते हैं इस यूएफओ से और पल भर में पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है और ये फिर से वापस उड़ जाता है। सेकंड्स में वहाँ से गायब हो जाता है। प्रोफेसर शोंकू देखते हैं कि किस तरह से ये हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहा है। वो उसे पूछते हैं कि तुम किससे बदला ले रहे हो। तो कार्बोनी कहता है कि दरअसल जो उसने उस बड़े से स्टेडियम का नक्शा बनाया था वह नक्शा बिल्कुल सही था, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ साजिश की और जानबूझ के कुछ ऐसे बदलाव कर दिए उसके, जिससे कि उस स्टेडियम में दरारें पड़ने लगीं। इसका जो नक्शा था इतना परफेक्ट था कि दरारें पड़ ही नहीं सकती थी। इसकी वजह से इसको ना सिर्फ निकाल दिया जाता है उस प्रोजेक्ट में से, बल्कि इसकी इतनी किरकिरी, इतनी थू-थू होती हर तरफ कि कभी कोई काम भी नहीं मिलता इसको। तब ये एलियन से संपर्क स्थापित करने का काम करने लगता है। ये कहता है कि जो बिल्डिंग मेरी अप्रूव नहीं हुई तो अब मैं कोई भी बड़ी बिल्डिंग दुनिया में बचने नहीं दूंगा और अब इसका निशाना है इंडिया। प्रोफेसर शोंकू चौंक जाते हैं कि इंडिया में ये कौन सी बिल्डिंग ध्वस्त करेगा। तो कहता है कार्बोनी कि जो 7वां अजूबा है वहाँ पर ताजमहल, उसको तुम लोग आखिरी बार देख लेना, मैं उसे ध्वस्त कर दूंगा। कुछ ही सेकंड्स में इन लोग हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ते हुए आगरा शहर की तरफ आने लगते हैं। शहर रात में चांदनी में नहाया हुआ था। सब डर जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तभी देखते हैं प्रोफेसर शोंकू कि नकुर बाबू अपनी आंखें बंद करके ना जाने क्या मेडिटेट कर रहे हैं और अचानक से कुछ हो जाता है। जैसे ही इन लोग नीचे देखते हैं तो ताजमहल वहाँ पर है ही नहीं। ताजमहल गायब हो चुका है और हज़ारों लेबर छोटी छोटी लाइट्स लेकर उस ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर शोंकू समझ जाते हैं कि ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है नकुर बाबू ने जो हज़ारों वर्ष पहले का है, जब यह ताजमहल बन रहा था और छोटी छोटी कैंडल या कोई ऐसी लाइट में रात में भी वहाँ पर कारीगर काम करते थे। अब समझ नहीं पाता कार्बोनी की उसे क्या करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर बना हुआ ही नहीं है उसको वो ध्वस्त करके करेगा क्या। वह बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है क्या करना चाहिए। तभी प्रोफेसर शोंकू और डॉक्टर कोल कस के उसे पकड़ के उसका सिर वहीं लगे एक बटन पर दे मारते हैं। बटन पीले रंग का था। जैसे ही उसके ऊपर उसका सिर मारते हैं वो बटन एक्टिवेट होता है और जो रोबोट बाहर ट्रांसपेरेंट सा खड़ा था वो एक्टिव हो जाता है। वो अंदर चला आता है और
ये जो थे कार्बोनी, इसका गला पकड़ के इनको हवा में टांग देता है और जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक वह रोबोट उसको टांगे रहता है। जल्दी से प्रोफेसर शोंकू बटन दबाते हैं लैंडिंग का। इन लोग फिर से उसी डेजर्ट पे लैंड कर जाते हैं चाइना में, जहाँ से ये लोग उड़े थे। जो रोबोट था वो इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो इस तरह से प्रोग्राम था कि जो स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाएगा उसी को ये मारेगा। वह इन लोग के दरवाज़ा खोलता है और कहता है यू मे गो नाउ। ये चारों एकदम सेफली उतर आते हैं स्पेसशिप से नीचे और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि स्पेसशिप फिर से तुरंत हवा में गायब हो गई। जब स्पेसशिप गायब हो जाती है तो रेत की इतनी तेज़ आंधी चलती है जैसी आंधी नकुल बाबू ने उस दिन दृश्य में देखी थी और स्पेसशिप चला जाता है। ये लोग जाके एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है वहाँ पर। जब देखते हैं तो वो जो ब्रिटिश मोनेस्ट्री थी, जो दफन थी उस रेगिस्तान के नीचे, जिसका अध्ययन करने के लिए डॉक्टर क्रोल आए हुए थे, इन्हें दिखता है कि उस मोनेस्ट्री के अंश दिखाई दे रहे हैं इन लोग को। और डॉक्टर क्रोल खुशी से उछल पड़ते हैं कि उनका सारा जो प्रोजेक्ट था, जो रिसर्च थी, वो सक्सेसफुल हो गई। हालांकि बहुत ही अलग तरीके से सक्सेसफुल हुई थी। और इस तरह से ये जो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, इसका एंड होता है। कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सुनते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।